हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस फाउंडेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हिंदी की क्लास के साथ मैं आपका स्वागत करूंगा। आप इस चैनल से जुड़े और इस पूरे क्लास को अच्छी तरीके से देखें। यानी अभी एग्जाम का दौर है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं एलडीसी का एग्जाम अभी आने वाला है, पीटीईटी और बीएसटीसी का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। इसके अंदर हिंदी का वेटेज बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है हिंदी हम अध्ययन करेंगे कि हिंदी के प्रश्न को कैसे अपन अच्छी तरीके से कर सकें, जिससे आप इन एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। तो शुरुआत हम ऐसे विषय के साथ में करेंगे जो विषय आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है, और इस विषय के बिना आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो आप हम शुरू करते हैं आज के दौर की क्लास। और इस क्लास का हमारा जो बिंदु होगा, पहला संज्ञा। संज्ञा आपने छोटे स्तर में पढ़ी होगी, यानी हमने लगभग छोटी क्लासों के अंदर जब आप पढ़ते थे उस समय आपने संज्ञा का अध्ययन किया होगा। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी परिभाषा वगैरह पता है, परंतु एग्जाम में इस प्रकार के सवाल नहीं आते। एग्जाम में थोड़े सवाल हटके पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है, जो ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ लिया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ लिया जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ लिया जाएगा। तो हम इस क्लास में आप लगातार इसको देखिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, संज्ञा संबंधी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले इस परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। भाई इसके बारे में परिभाषा भी अपन को पता नहीं है, तो उनके भेदों के बारे में कैसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात समयक ज्ञान। यानी जो समयक ज्ञान का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो समयक ज्ञान का मतलब होता है वैसा ज्ञान जो भली भांति हो सके, यानी जिसको हम अच्छी तरीके से जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और पूर्ण ज्ञान होता है वो, पूर्ण रूपेण ज्ञान, उसे कहते हैं समयक ज्ञान। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ समयक ज्ञान का मतलब होता है समयक ज्ञान, और इसका मतलब हो गया कि संज्ञा से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का या किसी भी प्रकार के भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें हैं, उसको हम भली भांति से पूर्ण रूपेण ज्ञान कर सकें। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, समयक ज्ञान कराने वाला अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। यहां से सवाल आपको ऐसे छोटे रूप में पूछा जा सकता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये तो हमें पता ही है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है समय ज्ञान, और समय ज्ञान का मतलब होगा भली भांति किया जाने वाला ज्ञान। ये तो हमने चर्चा इसके बारे में कर ली। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। और एक बात हमें यहाँ पे नोट कर लेनी है कि संज्ञा का पर्याय क्या होता है। अब पर्याय का मतलब, जैसे पर्याय यानी पर्याय का मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। आप पर्यायवाची पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो कि पर्याय किसे कहते हैं। पर्याय का मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द को हम कहते हैं पर्याय। ठीक है ना, समान अर्थ देने वाले शब्द। तो यहां पर पर्याय का मतलब यानी संज्ञा का पर्याय होता है नाम। किसी का नाम हो गया। आज कोई भी ऐसी दुनिया में वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। जैसे हम, आप, तुम, जितने भी लोग, कुर्सी, टेबल, ब्लैक बोर्ड, पेन, किसी का तो नाम होगा ना, सबका नाम होता है। दुनिया में जो भी चीजें बनी है, निर्जीव हो या सजीव, सबका नाम होता है। और उस
नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा का पर्याय हो गया नाम। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी किसी व्यक्ति प्राणी, व्यक्ति के अंदर प्राणी आ जाएगा, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उस उदाहरणों के माध्यम से भी हम अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है, श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। छोटा सा वाक्य है, श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। दूसरा है, गाय एक उपयोगी पशु है, बुढ़ापा जीवन का निष्कर्ष है। तो ये 3 वाक्य हमने हमारे सामने हैं। तो देखिए यहां पे कि जो श्याम है वो व्यक्ति है, श्याम है जो व्यक्ति है, श्याम व्यक्ति है, पिता संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, और जयपुर एक शहर का नाम है, गाय प्राणी का नाम है, पशु वर्ग का नाम है, और बुढ़ापा विचार और निष्कर्ष भी विचार है। तो ये हमें समझना है कि व्यक्ति, संबंध, शहर के नाम, जितने भी शहर के नाम हो गए, जितने भी प्राणियों के नाम हो गए, गाय, बैल, या कैसे मनुष्य के किसी प्रकार का कोई नाम हो गया, और पशु पक्षी जो वर्ग समूह को प्रदर्शित करते हैं, जो वर्ग को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक समूह की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक समूह होता है, एक वर्ग होता है। पशुओं के वर्ग होते हैं, यानी अलग अलग हम नहीं कह सकते कि भी ये गाय भैंस सारे एक पशु की श्रेणी में आते हैं, तो पशु का वर्ग होता है। बुढ़ापा एक अवस्था भी होती है, विचार भी है, और निष्कर्ष एक विचार है। तो ये अपन को इस 3 उदाहरणों से ये समझना है कि किसी व्यक्ति, शहर का नाम, वर्ग, प्राणी, विचार, ये सब संज्ञा ही हैं, ये सब संज्ञा ही है। इसको संज्ञा के अंदर शामिल किया जाता है। ये तो हमने अच्छी तरीके से भली भांति समझ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यानी संज्ञा का पर्याय क्या है? संज्ञा का पर्याय नाम है, यानी संज्ञा का पर्याय नाम है। संज्ञा का मतलब समय ज्ञान हो गया, ठीक है ना, भली भांति किसी का ज्ञान। यानी यहां पर राम के बारे में भली भांति ज्ञान करवाता है। संबंध यानी पिता, उनका एक पिता, उनके संबंध के बारे में जानकारी मिलती है या भली भांति जानकारी होती है। जयपुर शहर, ये वाक्य में जयपुर शहर के बारे में जानकारी हुई। यानी गाय, जो भी चीजें हमारे सामने ये लिखी हुई है, उन सब की भली भांति ज्ञान कराने वाले शब्द। अब हम आगे चर्चा करेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये प्रश्न भी आपके जहन में होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या कितने प्रकार की, या कितने भेद होते हैं उनके, ठीक है ना। तो उनके भेदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दरअसल हम देखते हैं कि संज्ञा, जो छोटी बुक्स में आप देखेंगे कि संज्ञा के लगभग 5 भेद बताए जाते हैं, परंतु कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हम बात करें तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के साथ में जुड़े रहें, अंत तक देखें, ठीक है ना। यहां पे हम देखते हैं, विचार करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाली, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के बारे में जो जानकारी देंगे शब्द, वो सारे शब्द किसके अंदर शामिल होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है ना। दूसरी, मोटे मोटे तौर पे हम देखते हैं, बड़े तौर पे देखते हैं तो जातिवाचक बिल्कुल शब्द से ही हमें पता चल गया कि जातिवाचक मतलब जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द। जाति विशेष, जैसे पशु एक जाति, ठीक है ना, उसके अंदर भी एक गाय एक जाति, पक्षी एक जाति, मनुष्य एक जाति, मनुष्यता एक जाति, ठीक है ना। वो एक जाति और एक समूह की भावना का बोध कराते हैं, एक पूरे समूह का बोध कराते हैं। और भाववाचक में
भाव भाव होते हैं, जैसे बचपन, कोमल, ईमानदार, शिष्टाचार, ये सारे जो शब्द होंगे वो भाववाचक संज्ञा के अंदर शामिल होंगे। यानी भाववाचक किसी प्रकार की जानकारी भाव संबंधी, यानी उसमें ये जो तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, यानी जो दोनों जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये है दर्शीय संज्ञा। दर्शीय संज्ञा के अंदर इसको शामिल किया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जबकि जो भाववाचक है ये अदर्शीय संज्ञा है, यानी इसको हम देख नहीं सकते हैं। भाव को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। ईमानदार भाव है, होशियार व्यक्ति है भाव है, वीर है भाव है, कोमलता है भाव है, उसको देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब एक दिमाग में एक विचार आपके दिमाग में आएगा कि ये जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो दो और प्रकार दिए हुए हैं, तो ये जातिवाचक के ही भेद है। आपको जो किताब में मिलेंगे कि भाई 5 भेद है, 5 भेद नहीं है, इनके 3 भेद है संज्ञा के। दूसरा जो 2 भेद है, पहला समूहवाचक और पदार्थवाचक भी कहते हैं, उसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये समूह की भावना का बोध कराते हैं, जैसे भीड़ समूह है, कक्षा समूह है, ठीक है ना, जैसे भीड़ हो गई, भीड़ समूह है, कक्षा समूह है, ठीक है ना। कोई सभा, कैसे गया, जैसे कक्षा समूह है, भीड़ एक समूह है, तो समूह की जानकारी कराने वाला, तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि समूह की जानकारी किसमें होती है, समूह की जानकारी होती है जातिवाचक संज्ञा के अंदर। दूसरी है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, जो पदार्थ गैसीय होते हैं, तरलीय, मतलब जिसको तरल, जैसे पानी, दूध, दही, घी, ये सब इस संज्ञा के अंदर शामिल किए जाते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंदर। उसको भी हम जातिवाचक ही रूप में शामिल करेंगे या जातिवाचक ही है, ठीक है ना। ये जो लगभग हिंदी के अंदर इसको बहुत कम आंका जाता है, गिना जाता है। ये दरअसल जो अंग्रेजी की हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसमें ए एन डी का जो प्रयोग होता है वहां पर इसको शामिल किया जाता है, ये इसका अध्ययन किया जाता है। चले आगे हम और देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अलग अलग अध्ययन करेंगे जातिवाचक व्यक्तिवाचक का। तो सबसे पहले अपन व्यक्तिवाचक के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, विशेष पे ध्यान देना अच्छी तरीके से, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, भाव विशेष, भाव विशेष का बोध कराते हैं। व्यक्ति विशेष, भाव विशेष और स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध अपने आप में विशेष है। भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति इस संसार में दोबारा नहीं हुआ, यानी वो अपने आप में विशेष है। और हिमालय, हिमालय भी अपने आप में विशेष, यानी हिमालय जैसा दूसरा कोई पर्वत या पहाड़ नहीं है, तो इस दुनिया में एक ही है। तो व्यक्ति हिमालय, ताजमहल, ताजमहल भी अपने आप में विशेष है, अपने आप में विशेष है। स्थान विशेष, स्थान विशेष, अपने आप में स्थान विशेष के बारे में जानकारी होती है। स्थान विशेष, जयपुर स्थान विशेष। और नाम के बारे में बात करें, जैसे नाम सीता, 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 राम, श्याम, मोहन, विभिन्न प्रकार के जो नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। यानी जैसे आपके जहन में दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये सीता या राम या मोहन तो और भी हो सकते हैं, परंतु जिसका नाम सीता, राम, मोहन है वो तो दुनिया में एक ही है। ऐसे तो नहीं है कि इससे जुड़वा और भी 2-4 हैं, जो कोई खेत में काम कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कहीं पे और जो है अपना जॉब कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल ये जहन दिमाग में आपके होना चाहिए कि वो बिल्कुल
एक ही हैं। तो व्यक्ति विशेष यानी वो दुनिया में एक ही होते हैं। और किसी स्थान विशेष के बारे में चर्चा करेंगे या भाव उसके भाव विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी कराने वाले जो सारे शब्द होंगे वो सब व्यक्तिवाचक के अंदर शामिल किए जाएंगे। क्या ना। आगे हम कुछ ऐसी बिंदु या ऐसे बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी यहां से सवाल सीधा का सीधा पूछा जाता है। तो देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है। संज्ञा तो व्यक्तिवाचक है परंतु वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। ऐसी स्थिति कब बनती है? देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके, व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करा करके उसी व्यक्ति जैसे गुणों दोषों से युक्त सभी या अनेक व्यक्ति वर्ग का बोध या जाति वर्ग का बोध कराती हैं। यानी व्यक्ति वर्ग को छोड़कर या व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का बोध नहीं करा करके वो उसके गुण जैसे दूसरे व्यक्तियों का या पूरी जाति का या पूरे समूह का या पूरे वर्ग का बोध कराती हैं, तब वो व्यक्तिवाचक नहीं हो करके क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। तो सर परिभाषा में समझ में नहीं आ रहा, उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह करके जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, जैसे इन रावणों से बचो, इन रावणों से बचो। अब आपके दिमाग में ये जहन में विचार आएगा कि रावण एक व्यक्तिवाचक है, रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रावण जैसा और कोई दूसरा नहीं है। परंतु यहां वाक्य को समझो, इन रावणों से बचो। तो जो रावण हैं, या रावण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या रावण जैसे और बहुत सारे अधर्मी लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, निशाचर प्रवृत्ति के लोग इस धरती पर हैं, तो उनको किसकी संज्ञा दी गई है? रावण की। तो यहां पर रावण एक समूह की भावना का बोध करा रहा है या एक जाति विशेष या वर्ग विशेष के बारे में बता रहा है, तब वो रावण व्यक्तिवाचक नहीं होकर के जातिवाचक होगा। दूसरी बात, ये बहुवचन बन जाएगा, एक वचन नहीं होकर के वो क्या होगा? बहुवचन होगा। दूसरे उदाहरण में देखिए, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। अब देखो, नेताजी, यहां पर सुभाष नाम है, तो आपके दिमाग में यहां आएगा कि भाई सुभाष तो व्यक्तिवाचक है, परंतु नहीं। नेताजी के बारे में बात हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, उनके बारे में बात हो रही है। यानी नेताजी देश के लिए बलिदान उन्होंने दे दिया, परंतु उनकी जो भावना थी, उनके जो विचार थे, उन विचारों के कारण इस धरती पर बहुत सारे सुभाष पैदा हो गए। एक नेताजी को अपने, या कह सकते हैं कि उदाहरण में जैसे एक भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया, परंतु डरने वाली बात नहीं है, इस देश के अंदर 100 भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये यहां पर नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। यहां जो ये सुभाष है, एक भाव है, ठीक है ना, एक मतलब एक वर्ग समूह की बात हो रही है। बहुत सारे लोग वैसे सुभाष जैसे इस धरती पर पैदा हो जाएंगे। तो यहां पर जो सुभाष है वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर के क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक देखिए, नीचे उदाहरण है, वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। अब हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर राजा हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक है, परंतु यहां पर बहुत सारे ऐसे हरिश्चंद्र के बारे में बात हो रही है
जो लोग सत्यवादी हैं। तो यहां पर ये जो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक नहीं होकर के क्या होगा, जातिवाचक होगा। यहां से ही सवाल कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहीं से आपको विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो सवाल दे दिया जाएगा, जैसे इन रावणों से बचें, ठीक है ना, इन रावणों से बचें, इसमें अंडरलाइन आ जाएगी नीचे, ऐसे नीचे अंडरलाइन आएगी और अंडरलाइन आएगी और आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपके ध्यान में आएगा कि रावण व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक होगा, परंतु नहीं, बहुत सारे रावण के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो रावण जैसे गुण वाले हैं, रावण जैसे बुद्धि वाले हैं या रावण जैसे कुकर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये समूह की भावना को प्रदर्शित कर रही है। तब वो रावण व्यक्तिवाचक नहीं होकर के जातिवाचक हो जाएगा। परंतु जातिवाचक कहते किसे हैं उसको देखते हैं। जैसे कुछ व्यक्तिवाचक विशेषता है, उसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। विशेषता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? यानी ये दुनिया में एक ही होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का भी नाम हो, हमने पहले भी चर्चा करी कि दुनिया में एक ही होती है। इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसको हम पहले से यदि जानते हैं तब ही पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे आपने ताजमहल देखा, कभी देखा ही नहीं मान लो ताजमहल, और आपको मैं यहां पे फोटो दिखाऊं ताजमहल का, तो आप क्या विचार करोगे? ये क्या है? मैं पूछूंगा क्या है, आप कहोगे सर ये तो कोई भवन है या कोई बिल्डिंग है। आप नहीं कहोगे कि ताजमहल है। ताजमहल यदि आपने पहले देखा है तो उसके आधार पर ही आप बता सकते हो कि ये ताजमहल है। यानी हम यदि पहले इसको जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। यदि सोवन मोवन किसी को हमने देखा है और नाम पता है हमको ये कि सोवन है, ठीक है ना, तो दोबारा हम यदि उस सोवन को देखेंगे तो पहले हमने सोवन देखा था उसके आधार पर ही उसको पहचान सकते हैं। यदि पहली बार आपको कोई आदमी खड़ा करके पूछे कि इसका नाम क्या है या कौन है, तो आप नहीं पहचान सकते, ठीक है ना। तो यहां पर ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो उदाहरण होंगे उसको यदि हमने पहले देखा है तो ही दोबारा उसको पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति वर्ग की जानकारी देता हो, पूरा समुदाय की जानकारी देता हो, पूरा समूह की जानकारी देता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे लड़का, लड़का पूरा समूह का बोध करा रहा, समुदाय का बोध करा रहा। उसमें यदि लड़के में जैसे राम लड़का व्यक्तिवाचक, लड़का शब्द जातिवाचक, ठीक है ना। पर्वत, पर्वत पूरे बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत और सारे बहुत सारे पर्वत हैं। तो पर्वत खुद एक समूह है, तो समूह की जानकारी दे रहा है, पूरे समुदाय वर्ग की जानकारी दे रहा है। तो पर्वत शब्द क्या है? जातिवाचक है। पुस्तक, पुस्तक जैसे प्रेमचंद जी का काव्य हो गया, जैसे गबन हो गया, ठीक है ना, वो गबन पुस्तक है, वो व्यक्तिवाचक में है, परंतु पुस्तक शब्द है वो क्या है? जातिवाचक में है, ठीक है ना। घर शब्द, नगर, नगर में जैसे महानगर, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है, परंतु नगर शब्द क्या है? जातिवाचक है। कुत्ता, कुत्ता शब्द, उसमें कुत्ते में आप अलग अलग जो है कुत्ते की नस्लें आ सकती है, ठीक है ना, परंतु कुत्ता शब्द खुद क्या है? जातिवाचक है। शिशु जातिवाचक है, ठीक है ना। तो हम ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या किस में जाएंगे?
जातिवाचक बन जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरी क्लास यानी पूरे वर्ग का, समूह का बोध कराने वाले शब्द होंगे। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूरे समूह या पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है, इस तरह इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। देखिए, समूह या वर्ग का बोध कराने वाला, समूह या वर्ग का बोध, जैसे पशु पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, पूरे समूह का बोध करा रहा है, पक्षी पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, पूरे समूह का बोध करा रहा है। ठीक है ना, उसमें भी जैसे पशु के अंदर हम बात करते हैं, जैसे पशु शब्द खुद जातिवाचक है, उसमें गाय भी जातिवाचक है, बहुत सारी गाय समूह का बोध करा रही। ठीक है ना, उसमें जैसे जर्सी गाय एक नस्ल है, जर्सी गाय। ठीक है ना, जर्सी गाय, तो जर्सी गाय खुद भी जातिवाचक है। ये भी ऐसी जर्सी गाय दुनिया में बहुत सारी है। ठीक है ना, तो जर्सी गाय खुद क्या है, वो भी जातिवाचक है। जैसे फूल, उदाहरण के तौर पे फूल खुद जातिवाचक है, बहुत सारे फूल है। ठीक है ना, दुनिया में समूह का बोध करा रही है। उसमें शब्द है कमल का फूल भी जातिवाचक के अंदर ही आएगा, क्योंकि कमल के फूल दुनिया में बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति एक विशेष फूल के बारे में बात नहीं हो रही है। उसके अलावा पहाड़, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि जैसे पहाड़ शब्द हैं, वो खुद पर्वत हैं, पहाड़ हैं। नदियों के नाम, नदी शब्द, जैसे नदी जातिवाचक का उदाहरण है, जातिवाचक में शामिल होगा। इसमें यदि सवाल आ जाता गंगा नदी, एक विशेष नदी के बारे में बात हो रही है। यमुना नदी, तो विशेष नदी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो उदाहरण है, गंगा नदी और यमुना नदी, ये नदी व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा, और नदी शब्द खुद जातिवाचक का उदाहरण है, क्योंकि ये समूह की भावना का बोध करवा रही है। वस्तु आदि का समान गुण होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, देखिए यहां पे हम यदि चर्चा करते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर, दूसरा बिंदु क्या है, वस्तु आदि में समान गुण होंगे। यानी जो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें जो वस्तु होगी, उसके आधार पर हम दूसरे वस्तु को पहचान सकते हैं, उसमें वो समान गुण होंगे। देखिए, जैसे कुत्ता शब्द है। अब कुत्ता शब्द, यहां पर जो कुत्ता है, एक कुत्ते को हम देखते हैं, उस कुत्ते को देखेंगे तो दूसरा कुत्ते को देखते ही समझ में आ जाएगा कुत्ता है। या गाय को देखेंगे, गाय को देखने के बाद हमारे दिमाग में वो इमेज या बिंब बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम दूसरी गाय को देखेंगे तो पहचान जाएगी ये गाय है, उसमें वो समान गुण होंगे। ठीक है ना, तो इस वस्तु में समान गुण होंगे, समान गुण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस वर्ग में शामिल होने वाला है। एक लड़के को देखते ही दूसरे लड़के के बारे में जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना, या उनके बारे में हम पहचान लेंगे लड़का है, उसको हम पशु नहीं कहेंगे। ये थोड़ी कहेंगे आपके सामने लड़का खड़ा कर दिया आप कहोगे पशु है, नहीं। यदि पशु आपने देखा है, पशु जैसा ही है वो, मतलब उसमें पशु जैसे चौपहिया है, चार पायों वाला है, तो उसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि पशु है। ठीक है ना, वो गाय है। या हाथी जैसा, हाथी आपने देखा और हाथी आपको दिखाएंगे वापस समान गुण, तो हम पहचान जाएंगे कि हाथी। ठीक है ना, तो समान गुण के बारे में जानकारी होगी। पहाड़, फूल को देखते ही दूसरे फूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, या उसके बारे में हम पता लगा लेंगे। आदि के समान गुण के आधार पर ही नए को पहचान लेंगे। व्यक्तिवाचक में क्या था, पहले हम उसको पहचानेंगे, तभी, पहले यदि पहचान रखा है तो दोबारा हम उसको पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने दिया था कि जैसे राम,
को हमने पहले देखा, तभी दोबारा उसको पहचान सकते हैं कि ये राम है। परंतु जातिवाचक में ऐसा नहीं है। जातिवाचक में यदि पशु को आपने देख लिया तो दोबारा दूसरा पशु दिखा था, आप समझ जाओगे कि पशु है, ठीक है ना। और पहाड़ को आपने देख लिया, फोटो भी देख लिया कहीं पे, तो दोबारा पहाड़ को देखते ही आपके दिमाग में विचार आ जाएगा ये पहाड़ है, ठीक है ना। तो हम इनको समान गुण के आधार पर नए को पहचान सकते हैं, ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। ये नहीं हम नए को पहचान सकते हैं समान गुण के आधार पर, जबकि व्यक्तिवाचक के अंदर नहीं पहचान सकते। दोबारा देखी हुई चीज को ही वापस हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। ये बहुत ज्यादा ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये उदाहरण पूछे जाते हैं, यहां पे अपन को इनको समझना है। तो देखिए, दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही होती है, जातिवाचक अनेक होती हैं। जैसे मैंने अब चर्चा करी आपको, जैसे हिमालय, हिमालय एक ही है, हिमालय एक ही है। और जातिवाचक के अंदर जैसे बात करते हैं पर्वत, ठीक है ना, तो पर्वत दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं। यानी दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा अनेक होती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे पत्थर, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, उस्सा पंखा, सिंगर मशीन, गाय, गेहूं आदि। ये जो जैसे पत्थर की बात करें, पत्थर दुनिया में अनेक पत्थर है, ठीक है ना। संगमरमर, दुनिया में बहुत सारे संगमरमर है, ठीक है ना, दुनिया में बहुत सारे संगमरमर है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी पत्थर का ही एक उदाहरण है, पत्थर ही है, ये तीनों ही पत्थर ही है, परंतु ये जो है एक समूह की भावना का बोध करा रहा है। यानी बहुत सारे हैं पत्थर, ग्रेनाइट बहुत सारे हैं, संगमरमर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पत्थर बहुत सारे हैं, तो ये समूह की भावना का बोध करा रहा है। दुनिया में अनेक होते हैं ऐसे, ठीक है ना। उसका पंखा, अब पंखा खुद शब्द है, पंखा जैसे आपके ध्यान में गया, पंखा शब्द, पंखा शब्द है जातिवाचक है, ठीक है ना। परंतु बात आ गई उषा पंखा, तो उषा कंपनी का जो पंखा है वो भी बहुत है, एक तो नहीं है, एक ऐसे नहीं, एक ही है पंखा, बहुत सारे पंखे हैं उषा कंपनी के, तो वो भी किस में जाएगा, जातिवाचक के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं सोना कल्याण गेहूं, ठीक है ना। अब दिमाग में सवाल है, जैन में ये उदाहरण दे दिया, सोना कल्याण गेहूं निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आप क्या है कि सोना कल्याण गेहूं एक किस विशेष प्रकार की किस्म के बारे में बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक है नहीं, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। यदि गेहूं पूछे तो भी शब्द किस में जाएगा, जातिवाचक में। और सोना कल्याण गेहूं यानी बहुत, इसकी एक वैरायटी, परंतु बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, समूह की भावना का बोध करा रहा है, अर्थात ये भी क्या है, ये भी जातिवाचक ही है। तो ये चीज हमें समझना है कि दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही होती है, जातिवाचक संज्ञा अनेक होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो चीज पीछे बच चुकी है। पीछे क्या बची है, एक तो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, ठीक है ना। समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, बाकी इसको हम जो है जातिवाचक के तौर में पढ़ चुके हैं, परंतु थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि द्रव्यवाचक क्या होती है, ठीक है। द्रव का मतलब होता है जो चीज तरल है, जो तरल चीज है उसको हम द्रव कहते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी, चीनी, उनको गर्म करने के बाद वो तरल हो जाती है, चीनी, तेल, पानी, लोहा, सोना, घी, दूध, लकड़ी, ये सब वस्तुएं द्रव्यवाचक के अंदर शामिल की जाती है। और द्रव्यवाचक उदाहरण वो ऑप्शन नहीं आए तब आपको उसको जातिवाचक के अंदर ही शामिल करना है, तब इसको जातिवाचक के अंदर ही शामिल करना है। विशेष कंपटीशन में लगभग जातिवाचक ही सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो
एक नोट इसमें ये करना है, जैसे इस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, जो द्रव्यवाचक है उसको गिन नहीं सकते। जैसे सोना, अब सोने को गिन सकते हैं क्या? 1 तोला 2 तोला ऐसे तो हम कर सकते हैं, परंतु सोना शब्द दे दिया तो उसको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना। पानी, उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ठीक है ना। ऐसे उसको इकाइयों में बांटा जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। ये भी आपको दिमाग में चीज होनी चाहिए। जैसे समूहवाचक, अब आ गए समूहवाचक। जैसे कक्षा, समूहवाचक में समूह की भावना, सबसे ही पता चलता है समूह की भावना। कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, बहुत सारे लोग परिवार में, पुस्तकालय, बहुत सारे लोग रहते हैं पुस्तकालय में, तो ये भी एक समूहवाचक के अंदर उसको शामिल किया जाता है। अब ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, जिसको कंपटीशन के रूप में या कंपटीशन लेवल के अनुसार उसको पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे उसको प्रयोग होता है। कभी कभी हमने पहले देखा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक के अंदर कैसे शामिल किया जाता है। यहां हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग में किया जाता है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराकर उस व्यक्ति या गुणों से युक्त अनेक व्यक्तियों या वर्ग का बोध कराती है, तब वो जातिवाचक, जब वे व्यक्तिवाचक नहीं रह करके जातिवाचक के अंदर शामिल हो जाती हैं, जिसका हमने इसके बारे में चर्चा काफी कर ली है पीछे वाले टॉपिक में। ठीक है ना। जैसे ये उदाहरण तो हमने देख लिए हैं। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग में होती है। ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए एज इट इज। पहले तो हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में कैसे बदला जाता है या कैसे गिना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा गांधी शब्द तो जातिवाचक है, गांधी खुद एक जाति विशेष का बोध करा रहा है, परंतु यहां पर एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। तो यहां पर गांधी शब्द के नीचे यदि अंडरलाइन आए तो आपको क्या करना है, वो व्यक्तिवाचक नहीं होकर के क्या जो है जातिवाचक नहीं होकर के क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब दूसरा देखो, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो यहां पर जो पंडित जी शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन आ गई और आपको पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए कि पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता है। पंडित जी एक जाति नहीं है, पंडित एक जाति नहीं है, इसको जातिवाचक नहीं होकर के क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ये उदाहरण व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो यहां जो जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो यहां पर नेताजी, किसी नेता दूसरे के बारे में बात नहीं हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। तो ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक नहीं होकर के व्यक्तिवाचक होगा इसको। हाँ, तो देखिए ये अंतिम जो बचा है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द व्यक्तिवाचक या पदार्थवाचक, पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणाएं, विचार आदि का बोध कराते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और हमने पहले भी चर्चा करी कि ये अदृश्य है, अदृश्य है यानी अर्थात उसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल उसको महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जाता है। जैसे सला, कोमलता, दास्ता, बचपन, ठीक है ना, लंबाई, बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता या मातृत्व, ये ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंदर शामिल होते हैं। जैसे मिठास, मिठाई या ऊंचाई, ठीक है ना, इस प्रकार के जो सारे शब्द होंगे, लंबाई, ये सारे शब्द एक विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ के गुण के बारे में चर्चा होगी। ईमानदार हो गया, ठीक है ना, ईमानदार, ठीक है ना, शिष्टाचार, ये विशेष गुण। या कोई दोस्त के बारे में चर्चा हो रही है तो वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है, आलसी है, या इस प्रकार के जो विचार होंगे वो सारे दोष
वो भी किसमें शामिल होंगे, भाववाचक में शामिल होंगे। अवस्था, अवस्था के अंदर जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, इस प्रकार के जो सारे शब्द होंगे वो आपके किसमें शामिल होंगे, भाववाचक के अंदर शामिल होंगे। इस प्रकार हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण, और हम एक और अगली क्लास के अंदर इसके प्रश्न 8-10 प्रश्न लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये इसमें कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो मुझे यकीन होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको देखा है और पूरा देखा है, पूरा देखा तो अच्छी तरीके से संज्ञा समझ में आ जाएगी। और आगे भी हम इस प्रकार की बहुत सारी क्लासें आपके साथ में जुड़ते हुए लेंगे। धन्यवाद।